हेलो दोस्तों, आप सभी को सीटेट सुपर क्लासेज में स्वागत है। तो आज जो है आप लोगों के बीच हम लेकर के आए हैं सीडीपी। क्या लेकर के आए हुए हैं? सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लेकर आपके बीच हम आए हुए हैं, जो 24 दिसंबर के एग्ज़ाम में ऑनलाइन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे। उसी क्वेश्चन से आज हम लेकर के आए हुए हैं। और आज का जो हमारा विषय है वह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। और 10 तक जो हम आगे के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। और आगे जो हम आज 11 से लेकर आज हम पढ़ाएंगे। आज हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन होगा। उस सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आगे के सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। आगे क्या वीडियो देखिए क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला कहता है, निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? यानी कि प्राथमिक विशेषता कौन सी है? पहला कहता है कि बार बार पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन। दूसरा कहता है कि परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने पर बल देना चाहिए। ये तो गलत बात है, क्योंकि बच्चे को उच्च अंक प्राप्त करने के तो हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ कहता है बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा लेंगे, ये भी गलत आकलन है। आगे कहता है कि पाठचर्या और आकलन में लचीलापन, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं चौथा क्या है। बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल करना, यानी बाहरी की जो सामग्री है उसको बार बार इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या बच्चे में प्राथमिक विकास होगा, ये निगेटिव पॉइंट है, ये भी कट जाता है। तो इस प्रकार से 11 का जो राइट आंसर बचता है वो पाठचर्या और आकलन में क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। जिस तरह का बच्चे का माहौल है उस प्रकार का सिस्टम बनाना चाहिए। उस हिसाब से जो है बच्चे में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता जो है बच्चे में लचीलापन होना आवश्यक है। इस प्रकार हमारा जो 11 का जो आंसर होता है वो सी हो जाता है राइट आंसर। आगे चलेंगे। क्या कहता है 11, देखिए। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, क्या करने में? स्वभाव, इरादों और मनोदशा, ठीक है, स्वभाव, इरादों और मनोदशा के प्रति उचित प्रक्रिया देने में सक्षम है, तो वह किस प्रकार की बुद्धि में रखती है या रखता है? पहला हो जाता है कि शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। दूसरा हो जाता है वैयक्तिक अंतः वैयक्तिक बुद्धि। सी कहता है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। और डी कहता है संगीतीय बुद्धि। तो बताइए इसमें 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है? यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं, तो 12 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा दोस्तों। 12 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। क्या हो जाता है? अंतर वैयक्तिक बुद्धि। अंतः वैयक्तिक बुद्धि यहाँ नहीं होगा। आगे चलेंगे। 13 नंबर का देखिए क्या कहता है कि व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। क्या दिखलाए? कि गैर परंपरागत कार्य करते हुए उसको फ्लैश कार्ड दिखाए कि देखिए महिला इस तरह के कार्य करते हैं, पुरुष इस तरह के कार्य कर रहे हैं। इस युक्ति से छात्रों में क्या होगा? जेंडर रूढ़िवादिताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। बी कहता है जेंडर रूढ़िवादिताओं में लचीलापन को प्रोत्साहन मिलेगा। सी कहता है जेंडर तात्पर्यता को प्रोत्साहन मिलेगा। डी कहता है जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। इस प्रकार से बताएंगे 13 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। बताएंगे कि 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे का जो है फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिखला रहे हैं, तो
यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन को क्या कर रहा है, वो प्रोत्साहित कर रहा है। इस प्रकार से इसका आंसर जो हमारा हो जाता है वह बी हो जाएगा सही। जेंडर रूढ़िवादिताओं में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा या करेगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। निम्न में कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? विशेषण, निरूपण, रचना या प्रत्यास्मरण। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विशेषण तो चलेगा, निरूपण भी चलेगा, रचना करना भी अच्छा बात है, लेकिन प्रत्यास्मरण जो है यहाँ पर रट्टा मारना, ये क्या है? निगेटिव है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन तो भी निगेटिव कर रहा है कि नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा सही। आगे चलेंगे 15 नंबर पर क्या है देखिए। निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? क्या है? निर्देशित आकलन है। पहला कहता है अधिगम के निम्नतर स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षा। बी कहता है सततमकता को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण। सी कहता है जेड स्कोर आकलन आधार मानने वाला परीक्षण। डी कहता है वह परीक्षा जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे। तो बताइए मानदंड निर्देशन आकलन किस तरह का होगा? इस 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर 15 का क्या होगा दोस्तों? तो 15 का जो होगा मानदर्शन निर्देशन जो होता है, यह होता है क्या चीज़ में? इसका राइट आंसर पहला हो जाता है अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला क्या होना चाहिए? परीक्षा होना चाहिए। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वह पहला हो जाता है। आगे चलेंगे, क्या है देखिए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार जो है दोस्तों, वह क्रियाशीलता एवं सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित हम किस प्रकार से या किस तरीका से करेंगे? पहला कहता है मानसिक मंदित से, दूसरा कहता है बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति के रूप में, सी कहता है मानसिक विकलांग के रूप में, डी कहता है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। तो बताएंगे 16 का जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? और 16 का जो राइट आंसर होगा उस बच्चे को हम व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता के रूप में जानते हैं, इसमें हम क्या करेंगे? उसको इस तरीका से उसे हम सूचित करेंगे या संबोधित करेंगे, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता के रूप में। चलेंगे 17 नंबर पर देखिए। इनमें कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? तो पहला कहता है विविधता को सराहना और महत्व देना, दूसरा कहता है सब बच्चों में स्वामित्व और सीखने के आत्मविश्वास बढ़ाना, सी कहता है शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, डी कहता है श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना। तो देखिए दोस्तों, इनमें जो बता रहा है कि समावेशन विधि का अनुरूप नहीं है, तो नहीं किस में है? हम किसी बच्चे को अगर क्षमता है तो उसको समावेशी विद्यालय का मतलब है कि एक विद्यालय में ही सब बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ावे, इन्हीं के बच्चे को अलग कर देंगे, दूसरे विद्यालय में भेज देंगे। तो इस प्रकार से नेगेटिव जो हमसे पूछा है पॉइंट, तो नेगेटिव पॉइंट क्या यहाँ हो जाता है? 17 का जो होगा वो डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रवण अक्षमता वाले बच्चे को कह रहा है कि अलग विद्यालय में उसको भेज देना चाहिए, ऐसा समावेशी विद्यालय का अनुरूप क्या है? गलत है। इस प्रकार से 17 का राइट आंसर डी हो जाता है। आगे चलेंगे। राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? तो पहला कहता है मांसपेशीय दुर्विकार, दूसरा कहता है स्वलीन क्रम विकार, सी कहता है गुणज वैकल्य विकार, और डी कहता है गति समन्वय वैकल्य। तो बताएंगे 18 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह बच्चा
अपने आप में खोया है, अपनी दुनिया में खोया हुआ है, तो वैसे व्यक्ति को स्वलीन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वलीन, माने स्वयं में लीन है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो बनेगा 18 का क्या बनेगा? स्वलीन कर्म विकार, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे। विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाइयाँ आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाइयाँ आना किस प्रकार की तरफ इशारा करता है? 19 नंबर का जो पहला क्या है? विमर्श वैकल्य है। दूसरा कहता है वाचन वैकल्य है। सी कहता है गुणज वैकल्य है। और डी कहता है उत्साह वैकल्य है। तो 19 का जो है दोस्तों क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर जो होगा वाचन वैकल्य होगा इसका आंसर। क्या होगा? वाचन वैकल्य में इसका कठिनाइयाँ हो रहा है। शब्दों को उलट कर लिखने में, बदल कर लिखने में यहाँ पर क्या हो रहा है? कठिनाइयाँ हो रहा है। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाता है, वाचन वैकल्य होगा इसका राइट आंसर 19 का। आगे चलेंगे हम 20 नंबर पर चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर। किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? तो बताएंगे। पहला होता है आवेगशीलता, दूसरा होता है प्रतिवर्तनता, तीसरा होता है अति सक्रियशीलता और डी होता है सृजनात्मकता। अनोखे समाधान ढूंढना। तो 20 का जो है दोस्तों क्या होगा? तो बच्चे जो हैं अपने अनुसार एक नए नए चीज़ का आविष्कार करना चाहता है, अनोखे समाधान ढूंढता है, अलग अलग तरीक़ा से कोई चीज़ को विकास करना चाहता है। तो एक पॉइंट से अगर हम अलग अलग तरीक़ा से किसी चीज़ को सोच रहे हैं, यह सोचना क्या कहलाता है? तो सृजनात्मकता कहलाता है। इस प्रकार से 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाता है? वह हो जाता है डी। तो आज हम 20 तक लेंगे। इससे आगे जो है दोस्तों हम अगली वीडियो में आपके पास क्वेश्चन रखेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।